नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो कंपनसेशन मैनेजमेंट का। कंपनसेशन 8 टॉपिक हमारे हो गए, तो 9 टॉपिक है। बड़ी जल्दी खत्म हो गए सर सारे टॉपिक। बहुत 2-2 पेज के पीछे टॉपिक थे, आप लोग आए नहीं, आपको तब लग रहा है। नहीं मैंने लगाया एक दिन, 1-2 दिन क्लास आप भी नहीं आई है। एक दिन उसी दिन 3 टॉपिक हुए थे 2-2 पेज के थे। जिस दिन मैं नहीं आई इसलिए 2-2 पेज के टॉपिक थे छोटे। कंपनसेशन मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम द सैलरी। आपको सैलरी के अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी में से मिलते हैं, कोई भी मुआवजे जो कंपनी से मिलते हैं उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट बोलते हैं। बेसिक से तो सैलरी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बेसिक पे नहीं मिलता। बेसिक पे के अलावा आपको कोई भी वेरिएबल पे या कोई बेनिफिट जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, वो सारे आपके कंपनसेशन ही माने जाते हैं। कंपनसेशन कंपनी देती क्यों है, उसके पीछे इन्होंने लिखा है रिक्रूट एंड रिटेन दी क्वालिफाइड पर्सन्स या फिर क्वालिफाइड एम्प्लॉइज। कंपनी में जो भी क्वालिफाइड एम्प्लॉइज होते हैं उनको कंपनी में लगातार रखने के लिए कंपनी जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं होता कि जो एम्प्लॉइज उनके लिए अच्छे हैं उनको वो छोड़ देंगे। बाई द वे आपको सैलरी चाहे ना बढ़ाएं, मे बी आपको एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा कोई ओवर टाइम के पैसे या कुछ ना कुछ आपको कोई ऐसी सर्विसेज, हाउस रेंट हो गया, टिफिन अलाउंस हो गया, वार्डन अलाउंस हो गया, उसके अलावा आपके चिल्ड्रन हैं तो उनकी एजुकेशन फीस हो गई। आपके जैसे माली मूली भी रख देते हैं, जाके नौकर वाला रख देते हैं। ठीक, गार्डन नहीं वार्डन, जो आपके वार्ड के लिए जो आपको केयर टेकर जैसे पर्सन होते हैं, वो ऐसे कुछ ना कुछ आपके लिए पर्सन रख देंगे। मीन्स आपको एजुकेशन अलाउंस दे सकते हैं, आपके बच्चों की फीस की अलाउंस दे सकते हैं, ट्रैवल अलाउंस दे सकते हैं, फॉरेन अलाउंस दे सकते हैं। ये सब मुआवजे कंपनी प्रोवाइड करती है। डिफरेंट टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी आपको किस हिसाब से कोई मुआवजा प्रोवाइड करती है। स्पेशली टू रिक्रूट एंड रिटेन दी परफेक्ट और बेस्ट एम्प्लॉइज, उनको रखने के लिए जो कंपनी ऐसे प्रोवाइड करती है। दूसरा लिखा कि इंक्रीज द मैक्सिमम मोरल सेटिस्फेक्शन, बंदे की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको कंपनी में बनी रहे, उसके लिए भी कंपनी जो कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। रिवॉर्ड इनकरेज पीक परफॉर्मेंस, हमारी कंपनी में जो परफॉर्मेंस है वो पीक लेवल पे जाए, टॉप लेवल पे जाके बंदे काम करें, इसके लिए भी कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। अभी बंदे को नॉर्मल आप लगातार वही पैसे देते रहोगे, बंदा में भी बोर हो जाएगा, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ कौन सा एक्स्ट्रा मिल रहा है। मोस्टली सब लोगों में होता है। जहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलने की बात होगी तो आप कंपनी के लिए एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो कंपनी इस बेस पे भी कई बार कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। अचीव इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी, कंपनी में इंटरनल बेस पे और एक्सटर्नल बेस पे जिन लोगों को लगता है कि हमारे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, उसी बेस पे कंपनी कंपनसेशन रख देती है, ताकि सब लोगों को लगे कि किसी भी बंदे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आप भी कंपनसेशन लेके उसके बराबर आ सकते हो, अगर नहीं दे रहे तो बराबर होकर उनको आप पीछे वालों के बराबर भी पहुंच सकते हो। इस तरह से भी कंपनी में काम चलता है। रिड्यूस टर्नओवर एंड इनकरेज कंपनी लॉयल्टी, कंपनी के साथ जो टर्नओवर होती है एम्प्लॉयज की, मीन्स बार बार के छोड़ के जाते हैं जो एम्प्लॉयज, एक तो वो कम हो सके, प्लस सभी लोग कंपनी के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाएं, ईमानदारी दिखाएं, लगातार कंपनी से जुड़े रहें, इसके लिए भी कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। मोडिफाई थ्रू नेगोशिएशंस प्रैक्टिस ऑफ यूनियंस, जितनी भी कंपनी में यूनियंस के, जैसे कंपनियों में यूनियंस बन जाती है, लेबर यूनियंस बन गई, ट्रेड यूनियन बन गई, तो बहुत सारे लोग अपनी नेगोशिएशंस लेके चलते रहते हैं, हमारे साथ ये नहीं। नेगोशिएशन भी हर काम को मना करना, जब मन में कोई ऐसी चीज आ जाए जिस काम को बोला जाए हम हर बार ना बोलेंगे, वो नेगोशिएशन के रीजन होते हैं। कई बार बंदा खुद ही बस तंग होता है, ग्रुप वाला पर्सन ने और तंग कर दिया तो भाई काम नहीं करना, सभी ग्रुप वाले इकट्ठे हो गए। तो इन नेगोशिएशंस को दूर करने के लिए कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, भी आपको एक्स्ट्रा मुआवजे वगैरह प्रोवाइड करेगी, ताकि आपके मन में कभी भी किसी प्रकार की ना आए भी आप लोग काम नहीं करेंगे, कंपनी में आप लगातार काम करते हैं, इसके लिए भी कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। फिर आता है नेचर ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन कहता भी कैसे दिया जाएगा, हो सकता है कहता कंपनी आपको डायरेक्टली पे, बेसिक पे भी दे और प्लस वेरिएबल पे भी साथ में दे दे। वेरिएबल पे मीन्स आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जितने भी आपको बेनिफिट मिल सकते हैं उन सभी चीज़ों को बोलते हैं कंपनसेशन। बेसिक पे तो मिलनी ही मिलनी है, वो तो सबका है ही है, वो तो एक्स्ट्रा कंपनी में जाएंगे मिलेंगे। एक्स्ट्रा पे के साथ जितने भी आपको वेरिएबल पे, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है किसी बंदे को एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, हो सकता है किसी बंदे को छुट्टियों के पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है किसी बंदे को खाने के पैसे मिल रहे हैं, टिफिन अलाउंस जिसको बोलते हैं, किसी बंदे को ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, कंपनी आने और जाने का खर्चा मिल रहा है, किसी पर्सन को अलग अलग डिफरेंस है, हो सकता है किसी पर्सन को फॉरेन अलाउंस मिल जाए, ट्रैवल अलाउंस मिल जाए। ये सभी प्रकार के मुआवजे कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी कहता है इस पे इंपॉर्टेंस की होती है, कंपनी क्यों करती है वर्क प्लेस में कंपनसेशन प्रोवाइड करने के बाद। एक तो कहता है कंपनी में एफिशिएंसी लेवल जो बना रहे और जो रिजल्ट है पॉजिटिव रहे एम्प्लॉइज में, इसलिए भी। रिड्यूस द लेबर टर्नओवर, पॉइंट हमने वैसे जो ऊपर पढ़े हैं ना, जब मीनिंग कंपनसेशन पढ़ रहे थे, ये 5-6 पॉइंट हमने पढ़े थे, वही पॉइंट आप इंपॉर्टेंस में ले सकते हो।
कंपनी में लेबर की टर्नओवर को रिड्यूस करे, आप हेडिंग बना सकते हो, रिड्यूस द लेबर टर्नओवर, इसलिए कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। रिटेन द बेस्ट एम्प्लॉइज, जो कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉइज हैं उनमें लगातार कंपनी से जुड़े रहे, इसके लिए भी कंपनी का काम करती है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, इंक्रीज द मोरल लेवल और सेटिस्फेक्शन लेवल। कंपनी में जो एम्प्लॉइज का मोरल और सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसको कंपनी में बढ़ाया जाए, इसके लिए भी कंपनी कंपनी प्रोवाइड करेगी। अचीव इन पीक प्रोडक्शन, अचीवमेंट इन पीक प्रोडक्शन, कंपनी की जो पीक प्रोडक्शन का अचीवमेंट लेवल है उसको अचीव करना हो, उसके लिए भी कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी में इक्विटी लेवल बना रहे, इसके लिए भी कहता कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकती है। रिड्यूस द डिस्प्यूट्स लेवल, मैं अपनी तरफ से हेडिंग बता रहा हूँ, पॉइंट लिखे हुए हैं, आप हेडिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रिड्यूस द डिस्प्यूट्स लेवल, कंपनी में डिस्प्यूट्स जो झगड़े जनरेट होते हैं उनको खत्म किया जाए। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं, रिड्यूस द नेगोशिएशन लेवल, अगर आप नेगोशिएशन लेवल को कंपनी में दूर करना चाहते हैं तो कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। कंपनसेशन एक हॉलमार्क काम करता है, हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कंपनी इंक्रीज द स्टेबिलिटी लेवल ऑफ कंपनी, इसके लिए भी कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। इस तरह में कैसे बात करेगी कंपनी भी, अगर कंपनी में एम्प्लॉइज लगातार जुड़े रहेंगे, कंपनसेशन कंपनी देती रहेगी तो कंपनी भी लगातार स्टेबल रहेगी, अपने लेवल से डाउन तो कभी नहीं होगी, प्रॉफिट कमाती चली जाएगी। अगर मान लीजिए कंपनी में लेबर टर्नओवर लगातार चलती रहे, लोग छोड़ छोड़ के जाते रहे, तो कंपनियों को इफेक्ट पड़ता है, बार बार बंदे छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी एक्स्ट्रा मीन्स एम्प्लॉइज के लिए कुछ नहीं कर रही, तो कंपनीज के प्रॉफिट हर बार डाउन होंगे, क्योंकि जब बेस्ट पर्सन छोड़ के जाएंगे तो कंपनी उनको रखने के लिए भी कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपोनेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, जो कंपनी आपको सैलरी देती है उसमें कहता है आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं जब भी हमें सैलरी मिलती है। सबसे पहले तो मिलता है कि बेसिक वेजेस। बेसिक वेज क्या होती हैं, पूरे महीने की जो सैलरी आपको मिलती है, जितने दिन आप कंपनी में काम कर रहे हो, वो सारी सैलरी जो आपको कंपनी में मिलती है उसको बोलते हैं बेसिक वेज, जो आपकी स्किल्स, आपकी एफर्ट्स, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कंपनी में मिलती है। दूसरा आपको अलाउंस मिलता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, आपकी कंपनी में आपके सैलरी लेवल जो होता है उस लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करने, मान लीजिए मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, कंपनी आपकी बेसिक वेज नहीं बढ़ाती, आपको डियरनेस अलाउंस जिसको भत्ता बोलते हैं, शायद आप लोग सुनते हो सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे कोई पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं कि महंगाई भत्ता मिल गया, महंगाई भत्ता बढ़ गया। सैलरीज गवर्नमेंट में भी ऐसी ही होती हैं भाई, 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार, लेकिन वो सैलरी उनको 50-50, 60 हज़ार मिलने का रीजन उनको महंगाई भत्ते एक्स्ट्रा मिलते हैं जैसे बोलते हैं। सेम कंपनी में भी ऐसा होता है, बेसिक वेजेस वैसे ही रख लेंगे गवर्नमेंट को निकल के, हम लोग बेसिक वेजेस नहीं दे रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 85 सबको देना है, आपको अगर सैलरी 15 हज़ार, 20 हज़ार जो कुछ मिल रही है, बेसिक वेज आपको होता नहीं होगा, बाकी आपके सब अलाउंस होते हैं। उसमें डियरनेस अलाउंस मीन्स आपके महंगाई भत्ता आपको मिल रहा है, तो ये इसको बोलते हैं। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, आपको रहने के लिए कंपनी ने घर की जगह दी हुई है, अगर आप नहीं कंपनी के पास नहीं रह रहे हैं तो कंपनी आपको किराया वगैरह दे रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंपनी को पता होना चाहिए कि आप किराए पे ही रह रहे हैं, क्योंकि इसमें कंडीशंस आती होती हैं, जैसे हम लोग इनकम टैक्स में जाएंगे उसमें आती हैं दो तरह की कंडीशन आती हैं। अगर तो आप महानगरों में रह रहे हैं, महानगर समझते हो जैसे कि हो गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जिसके अकॉर्डिंग है ना उसके अकॉर्डिंग उसको महानगर बोलते हैं, तो अगर इसमें रह रहे हैं तो आपको अपनी बेसिक वेजेस का 50% मिलता है। अगर आप महानगर में नहीं रह रहे हैं, नॉर्मल सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं मैं लुधियाना में रह रहा हूँ, अभी पंजाब में रह रहा हूँ, तो आपको जो हाउस रेंट अलाउंस मिलना है 40% मिलना है डायरेक्ट वेजेस का। 10 हज़ार सैलरी है तो 4 हज़ार भी आपको किराया भी साथ में मिलने वाला, तो वो डिपेंड करता है जब कंपनी जो प्रोवाइड करेगी, वैसे तो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा इंसेंटिव अलाउंस, इंसेंटिव अलाउंस मीन्स आपको सेल्स कमीशन मिल जाए, इसके अलावा कोई भी इंसेंटिव, मान लो कंपनी में आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए किसी प्रकार के कंपनी को इंसेंटिव्स आपको दे रही है, कंपनी में आप थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसके लिए आपको ओवर टाइम प्रोवाइड कर रही है, एक्स्ट्रा टाइम करने पे आपको डबल पैसे दे रही है, ये सारे प्रकार के इंसेंटिव्स होते हैं। किसी प्रकार का आपको डिस्काउंट, आपकी छुट्टियां ना काटना, ये का बहुत प्रकार के इंसेंटिव्स कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कंपनी आपको कहता फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कि सबसे पहले प्रोविडेंट फंड, आपको कंपनी में पीएफ, ग्रेचुइटी, ईएसआई, ईएसआई के बाद लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल हेल्प, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, वोकेशन हाउसेस, एंटरटेनमेंट। इसके अलावा आप बोल सकते हैं जो आपकी कंपनी में आप किसी कंपनी में मैरिज पर्सन हो तो आपके बच्चों की फीस हो गई, तो ये कुछ कंपनी जब आपको प्रोवाइड करती है, टिफिन अलाउंस हो गया, ये आपके सारे फ्रिंज बेनिफिट होते हैं जो कंपनी आपको एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करती है। ये सारी हमारी सैलरी में कई लोगों को अलग अलग चीज़ें सब लोगों को मिलती है। नीड फॉर एक्सटेंडेड फ्रिंज बेनिफिट,
कंपनी में कहता है ये फ्रिंज जो बेनिफिट जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो हमने अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा, इनको बढ़ाने की जरूरत क्यों है कंपनियों में। पॉइंट लिखे हैं सबसे पहले, टू सेटिस्फाई एम्प्लॉय डिमांड, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की डिमांड टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। आप लोग किसी कंपनी में लगातार काम कर रहे हो, आपकी डिमांड बढ़ेंगी नहीं, भी मेरी सैलरी बढ़े, या हो सके भाई अदर कंपनियों में पीएफ कट रहा है, हमारा भी पीएफ कटे, या फिर अदर कंपनियों में मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, गवर्नमेंट ने कंपनी ने उन लोगों का इंश्योरेंस कार्ड बना के रखे हुए हैं कि जब कोई इलाज की जरूरत होगी तो हमारा भी मेडिकल बनाना चाहिए, ईएसआई काटो, हमारा कुछ भी काटो। तो ये डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए फ्रिंज बेनिफिट दिए जाते हैं। दूसरा, सेटिस्फाई ट्रेड यूनियन डिमांड्स। कंपनियों में कई बार हम लोग देखते हैं ट्रेड यूनियन बन जाती है, तो ट्रेड यूनियन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए फ्रिंज बेनिफिट दिए जाते हैं। इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशन, आपस में सब लोगों के रिलेशन बने रहें, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ के कंपनी के साथ, एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयज़ के साथ आपस में सब लोग मिलकर रहें, इसके लिए भी कंपनी या फ्रिंज बेनिफिट दिए जाते हैं। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, जब कंपनी स्टार्टिंग में आप कंपनी में लगते हैं, जो कंपनी आपको कमिटमेंट करती है कि ये भी देंगे वो भी देंगे, उन कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भी फ्रिंज बेनिफिट्स कंपनी को देने पड़ते हैं। उसके बाद प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, आपको कंपनी में और कंपनी के बाहर भी सोशल सिक्योरिटी मिल सके। बाय द वे मीन्स आपको कोई बात जाते समय एक्सीडेंट हो गया, जब आपको इमरजेंसी बेस पे पैसे की जरूरत है, लोन लेना है आपने, तो आप कंपनी से लोन ले सकते हैं, विदाउट इंटरेस्ट ले सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो कंपनी आपका इलाज करवाएगी। अगर आपको कंपनी में आते समय और कंपनी से जाते समय कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका मेडिकल फैसिलिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। हाँ, आप कहीं घूमने जा रखे हैं कंपनी से छुट्टियां लेके, कंपनी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आप कहाँ गए हैं, तो नहीं होता। अगर कंपनी के काम के लिए कहीं गए हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आई है तो कंपनी आपका इलाज करवाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज कंपनीज कहती है कि आपको सोशल सिक्योरिटी मिल सके, इसके लिए भी कंपनी कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस के बाद इसके ऑब्जेक्टिव या फिर इसके बेनिफिट। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे भाई? वही ऑब्जेक्टिव जो हमने ये 5 पॉइंट पीछे पढ़े हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना हो, ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट को सेटअप रखना हो, सोशल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी हो, ह्यूमन रिलेशन बनाने हो, यही बेनिफिट होते हैं इस चीज़ के। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेनिफिट क्या होंगे एम्प्लॉयज़ को? एक तो कहता है एम्प्लॉयज़ का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, जिस लेवल पे लोग रह रहे होते हैं उस लेवल से थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, समझते हो कि लिविंग स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, एम्प्लॉयज़ को जब बेनिफिट क्या होंगे, दूसरा उनका नेगोशिएशन लेवल डाउन हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ को जो लगता है कि हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो उनका नेगोशिएशन लेवल डाउन हो सकता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ अपनी सेविंग इंक्रीज कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज मिलेंगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो सेविंग भी करेंगे, हो सकता है कि फ्यूचर को सेव भी करेंगे। उसके बाद कहता भी हम बोल सकते हैं कि उनकी सोशल सिक्योरिटीज़ भी पक्की हो जाएंगी एम्प्लॉयज़ की। जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे होंगे, अगर उनको फ्रिंज बेनिफिट मिलेंगे तो उनकी सोशल सिक्योरिटीज़ पक्की होंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, हम फ्री माइंड काम करेंगे कंपनी के लिए, कंपनी हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा, ये भी एक बेनिफिट होता है कि जो एम्प्लॉयज़ बार बार जॉब छोड़ते हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब जाना पड़ता है उन लोगों को, कई बार जो सैलरी उनकी होती है वो सैलरी लेवल पे उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको होता है भी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह बार बार छोड़ रहे हैं। कंपनियों का भी नुकसान होता है, एम्प्लॉयज़ का भी नुकसान होता है, तो नुकसान होना भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी एक एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट होता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाएगी कि हमने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें देनी है, तो मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। फिर हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट कितने प्रकार के दिए जाते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स कहता भी 5 कैटेगरी में डिवाइड की हैं उन्होंने, 5 कैटेगरी में, जिनको आगे उन्होंने बात की है। सबसे पहले हावर्स ऑफ वर्क, जितने घंटे आप कंपनी में एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके पैसे कहता कंपनी आपको एक्स्ट्रा देती है। कभी भी ऐसे कंपनी में नहीं होता कि आपको ओवर टाइम लगवा लिया जाए और कंपनी बोले कि हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे। 8 घंटे की ड्यूटी आपको बोलेंगे 10 घंटे आज काम करना, कर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो उसके पैसे कंपनी आपको देगी। और जो ओवर टाइम का रेट होता है नॉर्मल हावर से ज़्यादा होता है, ये भी आपको पता होगा। नॉर्मल मान लीजिए 8 घंटे कंपनी में काम कर रहे हैं, 1 घंटे के आपके अगर 50 मिल रहे हैं, तो ओवर टाइम के 1 घंटे के में भी 70, 80, 90 हो सकता है 100 भी हो, कंपनी उस हिसाब से प्रोवाइड करती है। दूसरा, पेड हॉलीडे, जितनी अभी छुट्टियां आती हैं कंपनी में, आप तो कंपनी में काम करने जाते नहीं है, कंपनी उनके पैसे नहीं काटती। जैसे कि संडे की छुट्टी आ गई, कई बार कोई त्योहार की छुट्टी आ गई, संडे की छुट्टी चली गई है, कंपनी में किसी प्रकार का मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, वोल्टेज प्रॉपर नहीं है, कंपनी चलती नहीं है, तो वहाँ पे कंपनी एम्प्लॉयज़ को छुप भेज देती हैं। या फिर कोई त्यौहार ऐसा आ गया, या कोई यहाँ पर मान लीजिए 2-3 दिन के लिए कोई प्रोग्राम पक्का ही चलता है, कंपनी उस टाइम पे कंपनी एम्प्लॉयज़ को फ्री कर देते हैं, भी आप छुट्टियों पे रहिए, भी
कंपनी में आप पहुंच नहीं पाएंगे, कंपनी टाइम पे चल नहीं पाएंगे तो छुट्टियां कर देती है कंपनी। ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके लिए कंपनी आपको पैसे देती है, लेकिन कंपनी में आपने छुट्टियां नहीं की होती, कंपनी आपको खुद छुट्टियां जब देती है तो उसको कंपनी आपको फ्री में पैसे देती है, तो ये भी उनके फ्रिंज बेनिफिट है। उसके बाद शिफ्ट प्रीमियम। शिफ्ट प्रीमियम का मतलब होता है वो वर्कर जो कंपनी में एक शिफ्ट लगाने के डबल शिफ्ट लगाते हैं। कई बार इमरजेंसी होता है ना, अभी जैसे बॉयज काम कर रहे हैं, भी डे में शिफ्ट कर रहे थे 8 घंटे के 2 से 10, उनको बोला भी आप मॉर्निंग चले जाना 8 घंटे और काम कर लो। अगर वो काम कर रहे हो तो आपको डबल सैलरी प्रोवाइड करना, ये भी कंपनी में आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये भी आपके फ्रिंज बेनिफिट होते हैं। 8 घंटे के जो पैसे मिलने ही मिलने हैं, अगले अगर 8 घंटे काम करोगे तो 2 दिन के पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से भी कंपनी में काम चलता है। तो शिफ्ट प्रीमियम भी कुछ कंपनी प्रोवाइड करती हैं, ये भी फ्रिंज बेनिफिट होता है। उसके बाद हॉलीडे पे। हॉलीडे पे मीन्स अगर आप नॉर्मल रेट में सैलरी में काम कर रहे हैं, मीन्स मैंने आपको बोला कंपनी में ये चीज होती है, एक सीएल, एक होती है ये, इसको बोलते हैं कंपनसेटरी लीव। कंपनसेटरी लीव मुआवजे बेस पे लीव होती है। 40 दिन में एक डे आप कंपनी में छुट्टी कर सकते हैं। जो छुट्टियां आपको मिल रही हैं, शनि इतवार जो भी छुट्टियां मिल रही हैं, या किसी त्योहार की छुट्टियां, उन छुट्टियों को छोड़ के 40 दिन जो कंपनी में आते हैं, मान लीजिए 1 तारीख से लेके 1 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक 40 दिन हो गए। इसमें जो संडे आए वो सब निकाल दीजिए, वो मैटर नहीं करता। इन 40 दिन में अगर एक दिन आप स्पेशल कोई छुट्टी कर लेते हैं तो कंपनी आपको ये कंपनसेटरी लीव प्रोवाइड करती है। इसका कोई पैसा नहीं करता, कंपनी आपको पैसे देती है। पूरे साल में 365 दिन है, आउट ऑफ 14 डेज 14 दिन आप इकट्ठी छुट्टी भी ले सकते हैं, 5-5 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं, कहीं जाना तो छुट्टी ले सकते हैं। कंपनी आपको इसके पैसे भी नहीं काटती। ये पे छुट्टी यूज कर लेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को लॉस होता है कि पैसे देने पड़ते हैं। अगर ये छुट्टियां आप यूज नहीं करते, जब आप कंपनी छोड़ेंगे, मान लो आपने कंपनी में 5 साल काम कर लिया, 5 साल में छुट्टियां कितनी होगी? 14 × 5 70 ऐसी होगी। जब कंपनी छोड़ेंगे तो 70 दिन के एक्स्ट्रा पैसे भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी छोड़ने पे। ये इमरजेंसी लीव होती है जिसको बोलते हैं हॉलीडे पे। आपकी छुट्टियां थी, आपने यूज नहीं की हैं, इमरजेंसी लीव यूज कर लेंगे तो कंपनी तो पैसे आपकी छुट्टियों में काटेगी नहीं यूज किए हैं, ये कंपनी के ऊपर बटन होता है कि कंपनी ने आपको पैसे देने हैं। अगर यूज नहीं किए, इसका नहीं मिलता पैसा। यूज करेंगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं करेंगे तो कंपनी को हमें कोई मतलब नहीं है। ये अगर यूज नहीं कर रहे हैं, जब छोड़ेंगे आप कंपनी, जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होगी जिसमें पीएफ ईएसआई गवर्नमेंट के रूल सब चलते हैं, ये कंपनसेटरी जो सॉरी इमरजेंसी लीव्स होती हैं, जितनी छुट्टियां आप कम यूज करेंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये छुट्टियां जब भी लेनी होती हैं बंडल में लेनी होती है। ऐसा नहीं है आज एक छुट्टी बोल दिया, आप बोलेंगे ईएल से काट लेना, कल को आपको शादी आ गई ईएल से काट लेना, ऐसा नहीं है। आप लिख के देंगे कि हमें इमरजेंसी बेस पे छुट्टियां चाहिए, उसके लिए हमारी एप्लीकेशन इमरजेंसी लीव वाली ये है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी है, आप में से वो कट हो जाएंगे। मान लीजिए 70 में से 50 छुट्टियां आपने यूज कर ली, 20 अभी पेंडिंग है, तो 20 के पैसे कंपनी आपको छूट देगी जब कंपनी आप छोड़ के जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद पेड वेकेशन। पेड वेकेशन मान लीजिए कंपनी में आप कंपनी के काम के लिए कहीं गए हैं, या कंपनी ने आपको कहीं भेज दिया छुट्टियों के लिए, या कंपनी में मैंने एग्जांपल दूं, जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। उत्तराखंड समझते हैं? उत्तराखंड तो आपको बताइए कहाँ पे है उत्तराखंड। ये हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इधर शिरकुल एरिया है, शिरकुल एरिया उत्तराखंड में, हरिद्वार में। वहाँ पे क्या भी हमें पता है कि हरिद्वार हर साल क्या चलता है, कांवड़ यात्रा चलती है ना, सबको पता है। जब कांवड़ यात्रा चलती है तो ये हरिद्वार पूरा स्ट्रक हो जाता है 3 दिन 4 दिन के लिए कम से कम, क्योंकि कांवड़ यात्रा लास्ट वाले दिनों में बहुत रश होता है। चलती तो कांवड़ यात्रा 7-8 दिन के लिए, लेकिन लास्ट वाले दिनों में बहुत स्ट्रक होता है। स्ट्रक हो जाता है 3 दिन 4 दिन। मान लो कंपनियों में जो एम्प्लॉय दूर दूर से आते हैं, बसों में, कंपनी में बसें लेने जाती हैं, पहुंच ही नहीं पाते। बस का टाइम सुबह 8-9 बजे पहुंचने का होता है, कई बार बस पहुंचती है 12 बजे 1 बजे भीड़ की वजह से। तो कंपनियां देखती हैं वो छुट्टियां कर देती हैं, वोकेशन में भेज देते हैं 3 दिन या 4 दिन के लिए। तो कंपनी अगर एम्प्लॉइज को छुट्टियां कर रही है उसके पैसे नहीं काटती। वो छुट्टियां जो करी होती हैं कंपनी, नेक्स्ट टाइम में जब किसी दिन उनको जरूरत होती है उसको बुला लेते हैं, तो बंदों को बोलते हैं जो एक्स्ट्रा छुट्टियां आपको की गई थी उसको हम यूज कर रहे हैं, वैसे इसके पैसे आपको कंपनी पे करती है। बाई द वे मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे अभी बोलो कोई बीमारी आ गई, जैसे कोविड आया था, कंपनी ने बोला कि 10 दिन की छुट्टियां हुई, तो पेड वेकेशन होती है, आपको छुट्टियां देंगी कंपनी, उसके पैसे आपको देगी। हाँ लॉन्ग टाइम में चल रहा है उसका बाद का इफेक्ट तो बाद में होता है, लेकिन जब कंपनियां खुद छुट्टी कर रही है आपको तो आपको पैसे मिलेंगे। कंपनी में आपने अच्छा काम किया, कंपनी ने बोला आप टूर पे जाइए, मूवी दिखाएं, या कंपनी आपको पार्टी करने के लिए किसी जगह पे ले गई सभी एम्प्लॉइज को, वो पेड वेकेशन होती है जिसमें आपको कंपनी पैसे देगी, प्लस जो भी वहाँ पे खर्चे आएंगे वो भी कंपनी खुद पे करती है, आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। फिर आती है थ्योरीज ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन जो
थ्योरी होती हैं वो किस हिसाब से हो सकती हैं, दो प्रकार की थ्योरी आती हैं, सॉरी तीन प्रकार की थ्योरी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी बंदे को रेम्युनरेशन दी जाती है, रेम्युनरेशन के पीछे होता है इक्विटी का मतलब होता है सबके साथ इक्वल व्यवहार करना, ये कंपनी में होता है इक्विटी थ्योरी। अगर कंपनियों में सब बंदों की एम्प्लॉयज की सैलरी मानेंगे तो सब लोगों की सैलरी एक जैसी होती है। सैलरी में हम लोग देते हैं, कोई बंदा ले रहा है 10,000, कोई ले रहा है 15,000, कोई 12,000, हम तो बोलना भी सारी इक्वल नहीं है भाई। इक्विटी थ्योरी कैसी होगी, जब भी आपको सैलरी मिलती है इस तरह से मिलती है, बेसिक पे प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी होंगे। बेसिक पे सबकी सेटअप होती है 8500 सबको मिल रहे हैं भाई। जो बंदा 10,000 ले रहा है उसको हो सकता है 2,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं, जो बंदा 15 ले रहा है उसको 7,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है, डियर अलाउंस, फ्रेंड्स बेनिफिट, या फिर मेडिकल अलाउंस, कुछ भी अलाउंस, जो हाउस रेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस जो भी मिल रहे हैं, 12,000 वाले को भी एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं। अगर कोई बंदा कम ले रहा है, मान लो 7500, उसका मतलब क्या होता है 8500 उसकी सैलरी थी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा था, हो सकता है उसकी छुट्टियों के पैसे भी कट गए हों तो माइनस में। मान लीजिए जो बेसिक पे होती है वो सबका फिक्स होता है इक्वल, जिसको बोलता है इक्विटी थ्योरी। ये कंपनियों में सब जगह में चलता है, सबकी सैलरी एक जैसी है भाई। एम्प्लॉयज जब भी जाएंगे आपको बोलेंगे मिनिमम हमारी बेसिक सैलरी 8500 है, 8,000 है, 9,000 है, 10,000 जो भी है। हम बोलते हैं हमें तो इतनी सैलरी में काम नहीं करना, बोल रहे भाई आप एक्स्ट्रा तो सुनिए, जो आपको एक्स्ट्रा हम बेनिफिट देने जा रहे हैं वो भी मिलने हैं, हाउस रेंट हो गया, रेंट अलाउंस हो गया, जो भी है वो एक्स्ट्रा आपको महीने में मिलते हैं। फिर आता है हमारे पास ये इक्विटी जो देखी जाती है तीन तरीके से देखेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंडिविजुअल। इंटरनल विद इन कंपनी, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सबको एक जैसी सैलरी, उसको बोलते हैं इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी हमें लगता है कि बाहर की कंपनियों में जितनी सैलरी मिल रही है हम लोग भी उतनी सैलरी देने की रेडी है, हमारी कंपनी में उतनी सैलरी सबको दे रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी। इंडिविजुअल इक्विटी का मतलब जब हर एक बंदा चाहता है कि मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन कंपनी खुद डिसाइड करती है उसमें इंडिविजुअल लेके चलना है या नहीं लेके चलना। फिर आता है रीइंफोर्समेंट एंड एक्सपेंडेंसी थ्योरी। रीइंफोर्समेंट का भी हमें लगता है कि कंपनी में जो एम्प्लॉइज आएंगे, कई बार रेम्युनरेशन इस हिसाब से भी होती है कि बंदों की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बंदे की एक्सपेक्टेशन को इन्फोर्स करके उसकी सैलरी सेटअप करते हैं। आप कंपनी में इंटरव्यू देने के, कंपनी में आपको पूछा पिछली कंपनी में कितनी सैलरी थी, आपने बोल दिया कि मेरी पिछली कंपनी में 15,000 सैलरी थी, तो आप हमारी कंपनी में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, हम बोल देते हैं कि हमें कम से कम 20 चाहिए, तो वहाँ पे रीइंफोर्समेंट चलती है। कंपनी बोलती है नहीं हम आपको 16 देंगे, आप बोलते हैं नहीं मुझे काम नहीं करना, कंपनी बोलती है 17 देंगे, आप बोलते हैं कि नहीं चलिए 18 में काम नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह की थ्योरी भी कंपनी में चलती है। हम लोग एडजस्टमेंट करके कंपनी के साथ इन्फोर्समेंट में आके कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी बोलते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन भी पूछी जाएंगी, कंपनी अपनी तरफ से भी आपको फोर्स करती चली जाएगी भी हम इतनी सैलरी मैक्सिमम दे सकते हैं, आप देखिए कंपनी नहीं मना करेंगे तो कंपनी एडजस्टमेंट कर लेगी किसी न किसी सेटिंग पे, अगर कंपनी को आपकी जरूरत है तो। थर्ड आती है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी कि आप लोग किसी प्लेसमेंट के थ्रू जा रहे हैं, जो प्लेसमेंट वाले पर्सन होते हैं उन्होंने पहले ही फिक्स करके बताया होता है कि आपकी सैलरी कंपनी में इतनी होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन मैटर नहीं करती, जितनी सैलरी आपको बोल के भेजा गया उतनी कंपनी में सैलरी मिलने वाली है। कंपनी को भी कंपनी ने पहले एजेंसी वालों को बोला होता है कि अगर हम लोग अकाउंटेंट हायर करेंगे तो भाई तो सैलरी 25,000 देंगे, जो बंदा आना चाहता है आप भेज सकते हो। प्लेसमेंट वाले आपको भेजने से पहले ही बोल देंगे भाई कितनी सैलरी मांगते हो, बोलो मैं 30, भाई वहाँ तो 25 मिलेंगे, जाना तो चले जाओ। एजेंसी थ्योरी वाले काम भी कंपनियों में चलता है, इस हिसाब से भी रेम्युनरेशन बनती है। फिर आते हैं कंसेप्ट ऑफ वेजेस। वेजेस कितने हिसाब से वेजेस होते हैं, पूरे महीने में जो हम लोग जो काम करते हैं पर डे के जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं वेजेस। वेजेस जो है हमारे कंपनी में दो तरीके से मिलती हैं, एक तो होती है नॉर्मल वेजेस, एक होती है आवरली वेजेस। नॉर्मल वेजेस होगी पूरे मंथ की जो सैलरी होगी, आवरली वेजेस होगी एक दिन में जितने घंटे हैं घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं, इस हिसाब से कंपनी में पैसे मिलते हैं। जितने घंटे कंपनी में काम करोगे उतने, जैसे हम लोग कुछ लोग कंपनी में काम करते हैं ओवर टाइम बेस पे 4 घंटे का 5 घंटे, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते चले जाएंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एम्प्लॉय कंपनसेशन, जो एम्प्लॉय के कंपनसेशन मुआवजे जो कंपनी में मिलते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, दो प्रकार के फैक्टर हैं इंटरनल एक्सटर्नल। सबसे पहले इंटरनल की बात करते हैं, लेबर मार्केट कंडीशन। इंटरनल कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंपनी में सेटअप करने पे कि लेबर मार्केट जो कंडीशंस हैं, कंपनियों में जो लेबर काम करने आई है मार्केट में कैसी कंडीशन चल रही है वो हमारी कंपनी में आके भी वैसी कंडीशन मानेंगे। मान लो बाहर की कंपनियों में, दूसरी कंपनियों में ये फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को पता लग जाएगा तो वो हमारे लेबर भी उसी तरह से एक्सपेक्टेशन रखना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा मुआवजा इस हिसाब से सेटअप कर, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी में। दूसरा करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, मार्केट में करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है हमारी सैलरी कम रहेगी तो लेबर वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो कंपनसेशन कंपनी को सेटअप करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार कंपनी ने मान लो एक्स्ट्रा बेनिफिट रखा हुआ 8,000 के ऊपर
2,000 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है, मतलब कि आपकी टोटल सैलरी 10,000, लेकिन एम्प्लॉयज़ को 10,000 में कुछ बचता ही नहीं है। बंदा 7 तारीख को लेके जाता है, 7 तारीख को उसके खर्चे 11,000 12,000 के खड़े हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे। उनको लगता है कि भाई महंगाई बढ़ गई है, आपको चेंजेस करने होंगे, हमारी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज वी हैव टू लीव, हमें लीव करना ही पड़ेगा। फिर आता है प्रीवेलिंग वेजेस लेवल। प्रीवेलिंग वेजेस लेवल मीन्स सर्वे करने के बाद जब कंपनी सेटअप करती है कंपनसेशन, कंपनियों को सर्वे करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन, मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशंस, या फिर मार्केट में वेजेस लेवल, वो सब कुछ सेटअप करने का जब कंपनी सेटअप करती है तो कंपनी को यहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कंपनी ने सर्वे कुछ और कर लिया, एक्चुअल में निकलता कुछ और है, तो ये भी तो नहीं है। अभी एज पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब चल रहे हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं कि पर डे में भाई जो बंदा 250 रुपये का मारा है, 200-250 रुपये, वो उसका जीवन अच्छा है। लेकिन अगर रियल लाइफ में चलें, नहीं चलता भाई 200-250 से। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से बना के बैठ गई, गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छे पैसे हैं, लेकिन नॉर्मल बंदे को देखो जिसको खर्चा करना पड़ता है, वो सर्वे में कई बार कंपनी में सेटअप करने में प्रॉब्लम्स कंपनीज को आती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कम से कम इतना पैसा हर एक बंदे को देना है। अब कंपनी कंपनसेशन उसी हिसाब से सेटअप करने बैठे तो कई बार कंपनी को भी लॉस होते हैं, तो ये कंपनी को कंपनसेशन अगर सेटअप करना तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। गवर्नमेंट के रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, तो फिर वो बेसिक वेजेस कम कर लेंगे या फिर कम बढ़ा देंगे, ये भी काम चलेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने के लिए कम से कम, जीने के लिए बंदे को कितने पैसे की जरूरत है, उस हिसाब से मुआवजा सेटअप करना एम्प्लॉयज को, सॉरी कंपनी को प्रॉब्लम आती ही आती है। मान लो जैसे मार्केट में कीमतें बढ़ गई, एम्प्लॉयज तो बोलेंगे भाई हमें एक्स्ट्रा पैसा दो, कंपनी को पैसे एक्स्ट्रा कहाँ से देगी। अब कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती भाई अगर पेट्रोल का रेट 10 रुपये बढ़ गया तो हम भी आपकी 10 बढ़ा देंगे, तो नहीं, तो आप 10 रुपये का थोड़ी पेट्रोल बढ़ाओ रोज। अगर आपका तेल बढ़ा है अब रोज 10 रुपये थोड़ी बढ़ेगा, आप 1-2 रुपये बढ़ेंगे आपके लिए। तो कंपनी उस हिसाब से कंपनसेशन सेटअप करने में कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन, जब हम अलग अलग सेक्टर को देख के चलते हैं, कंपनी भी देख लिया, सर्विस भी देख लिया, लिविंग सेक्टर भी देख लिया, सेविंग सेक्टर भी देख लिया, सभी सेक्टर को जब देख के कंपनी को मुआवजा सेटअप करना होता है, तो कंपनीज को उनको सेटअप करने में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि काफ़ी काम उसमें करने पड़ते हैं। फिर उस हिसाब से मुआवजे के रेट सेटअप करते हैं, इतना इतना पैसा हम एक्स्ट्रा आपको देंगे। कुछ इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, ये जो हमने पहले पढ़े ना, कंपनी को गलत लिखा आपके इसमें, ये सारे जो पहले पढ़े हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। लेबर मार्केट कंडीशन हो गया, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, ये एक्सटर्नल, इसमें लिखे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, क्योंकि आप मार्केट को जब देखेंगे एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल हम अब इसमें पढ़ेंगे इंटरनल कौन से हैं, पहले आपके एक्सटर्नल हैं, ठीक है, इसमें एक्सटर्नल लिख लीजिए, बुक में मिस प्रिंटिंग है ये। एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमने पढ़े, लेबर मार्केट कंडीशन, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, लिविंग स्टैंडर्ड जिसको कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं, क्रॉस सेक्टर, जब ये चीजें कंपनी चेक करेगी तो एक्सटर्नल फैक्टर देखेगी। अभी इंटरनल फैक्टर क्या होंगे, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। इंटरनल फैक्टर में एम्प्लॉयर जो है, मालिक जो है, कितना अफोर्ड कर सकता है कंपनसेशन, तो इतने एम्प्लॉयज को इतना कंपनसेशन दे भी पाएगा कि नहीं पाएगा। अभी एम्प्लॉयर के पास पैसे हैं नहीं, वो बोलेगा कि मैं आपकी कंपनी में, हमारी कंपनी जितने एम्प्लॉयज हैं उनको इतने इतने पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगा, जब पैसा है ही नहीं तो कहाँ से दोगे भाई, है ही नहीं। जैसे अभी मैं एग्जांपल बोलूँ कि इंटरनल फैक्टर बोल रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में इलेक्शन जीतने पर बोल दिया कि सभी लेडीज को 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, साल से ऊपर हो गया, मिला तो है नहीं, तो वो क्या हो गया। अभी आप अफोर्डेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ती है। जब गवर्नमेंट से पूछोगे तो बोलते हैं खजाना खाली है, खजाने में कुछ है नहीं, तो वैसे ही लोगों को बोल दिया भाई। तो ये कंपनियों में भी चलता है, कंपनियों में पैसे होंगे, अगर एम्प्लॉय अफोर्ड कर सकता है तो कंपनसेशन सेटअप किया जाएगा, अगर एम्प्लॉय नहीं सेटअप कर सकता तो कंपनसेशन नहीं भी होगा। दूसरा, वर्थ ऑफ ए जॉब, हमारी कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी जॉब की वर्थ क्या बनती है, क्या वो हमारी कंपनी के फायदेमंद वाले पर्सन है। अगर फायदेमंद वाले पर्सन है तो मे भी उनको पैसे मिलेंगे, बेनिफिट भी मिल सकता है। फायदेमंद वाले पर्सन नहीं है, आपकी जॉब नॉर्मल जॉब है, हम किसी से भी करवा सकते हैं, तो फिर कंपनसेशन होगा ही नहीं। जहाँ पे आपका काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं वहाँ पे कंपनसेशन बनता ही बनता है। थर्ड आता है कंपनसेशन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अपनी पॉलिसी क्या है, किस बेस पे मुआवजा। बाहर की कंपनी में क्या मिल रहा है मैटर नहीं करता, हमारी कंपनी सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस देती है, हम आपको कोई पीएफ ईएसआई कुछ नहीं देते, तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुआवजा सेटअप होगा, हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। एम्प्लॉय वर्थ, जो कंपनी में काम करने बंदा आया है उसकी वर्थ क्या है, अगर वो टैलेंटेड पर्सन है तो कंपनी आपको मुआवजा देगी ही देगी, क्यों चाहती है कि आप कंपनी से मत जाएं, कंपनी के फेवर में आप काम कर रहे हैं। कंपनी का आप नुकसान करने लगे हुए हैं तो उनको मुआवजा सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो आपको बोलेंगे भाई आपकी सैलरी भी काटेंगे कि जितना आप नुकसान कर रहे हो, ऐसा भी कंपनियों में हो जाता है। फिर आता है डिवाइजिंग ए रेम्यूनरेशन प्लान। रेम्यूनरेशन प्लान, किसी रेम्यूनरेशन प्लान को कहता, अगर आप चेंज करना चाहते हो, किसी बंदे की जो सैलरी सेटअप की है उसमें कंपनी में ऐड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो क्या क्या काम करोगे। सबसे पहले तो जॉब की डिस्क्रिप्शन करोगे, जॉब की डिस्क्रिप्शन मीन्स जॉब चेक करोगे, बंदे की जॉब क्या क्या बंदा कंपनी में काम कर रहा है। फिर उसकी जॉब की वैल्यूएशन करोगे,
क्या जिस जॉब पे बंदे को हमने रखा, जो जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी थी, क्या उस पे ऊपर वो बंदा सही निकल के आ रहा है या नहीं निकल के आ रहा। फिर अगर नहीं निकल के सही निकल के आ रहा तो जॉब की हायरार्की सेटअप करोगे। जॉब की हायरार्की मीन्स जितना टाइम हमने बंदे को बोला था 8 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर रहा है कि 8 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर हम देखेंगे पे सर्वे, अगर बंदा कुछ एक्स्ट्रा कर रहा होगा तो हम उसको कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, जो अगर दे सकते हैं तो कितना एक्स्ट्रा पैसा देंगे। लास्ट में प्राइसिंग जॉब, फिर जॉब की प्राइस सेटअप आप कर सकते हो। अगर बंदा आपके वर्थ में काम कर रहा होगा तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दोगे, वर्थ में काम नहीं कर रहा तो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे। फिर आते हैं चैलेंजेस ऑफ कंपनसेशन। जो कंपनसेशन दिया जाएगा उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले बजट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एचआर डिपार्टमेंट ने जितना बजट बनाया होगा, भी हमारे साल में इतना पैसा, हमारे पास इतना पैसा है, अगर उसमें आपके पास पैसा है नहीं तो आप कंपनसेशन कैसे दोगे। बजट में पैसा होना चाहिए। दूसरा वेज एंड सैलरी लेवल। कंपनियों में जो वेजेस लेवल है, जो सैलरी लेवल है वो कितना है। मिनिमम सैलरी कम से कम गवर्नमेंट बोलती है 8500, गवर्नमेंट कर दे भी सबको सैलरी कम से कम 15,000 देनी है, तो कंपनसेशन कहाँ से देगी कंपनी, नहीं देगी, कंपनी खत्म कर देगी। कंपनसेशन तो वैसे ही देगी, आपकी सैलरी इतनी बना रखी होती है कंपनियों ने। उसके बाद इट्स सिंपल टू यूज़। अगर कोई बंदा बोलता है ये सिंपल टू यूज़ है, सिंपल नहीं है भाई, मुआवजे देने कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल है, प्रॉफिट कमाएंगी तभी देंगी, अदरवाइज कंपनियां कभी भी नहीं दे सकती। कंपटीशन बेस्ड कंपनसेशन। अगर कंपटीशन बेस पे कंपनसेशन देना हो, सबसे बड़ा चैलेंज है हम कंपनी में कंपटीशन रख दें, जो बंदा ज़्यादा पीस बनाएगा, क्वालिटी वाला बनाएगा, उसको मुआवजा मिलेगा। अभी सबका कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम कितनी आएगी कंपनी को, हर एक बंदा अपनी अपनी परफॉर्मेंस देगा, कोई बंदा ज़्यादा काम करेगा कम करेगा, सबके लिए कंपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कंपनी को, तो वहाँ पे भी कंपनी को प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट आर दी रेम्युनरेशन फॉर द स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप कौन होते हैं, जो कंपनी में स्पेशल काम, जो मीन्स अलग अलग बेस पे काम करते हैं, या फिर कंपनी में आपने टर्नओवर बेस पे रखे होते हैं, भी इतने साल के लिए आपको रखा है, तो स्पेशल ग्रुप होते हैं। कुछ स्पेशल काम करवाने के लिए, जैसे मैं बोलूँ कंपनी में क्वालिटी सर्कल वाले हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हो गए, या फिर कंपनी में जो आईटी सेक्टर वाले पर्सन हो गए, जो कंपनी स्पेशल बेस पर रखती हैं, तो उनको स्पेशल सैलरी दी जाती है, उनमें कंपनसेशन की अमाउंट जो है ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप को कहते हैं जो सैलरी दी जाएगी किस हिसाब से होगी, सबसे पहले टीम बेस पे, टीम बेस के हिसाब से पैसे दे सकते हैं। जितने बंदे आपके काम करने हैं, हमने ठेके पे रख लिया, आपको ठेके बेस पे पैसा दे देंगे। हो सकता है कि रेम्युनरेशन प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल पर्सन होंगे उनको प्रोफेशन के हिसाब से पैसे देते चले जाएंगे हर एक बंदे को। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, जो बंदे ठेके पे रखे गए होंगे, ठेकेदार को पैसे देंगे, ठेकेदार अपने आप ही पैसे बांटता चला जाएगा, वो भी काम चल जाएगा। एक्सपेक्टरीज एंड एग्जीक्यूटिव्स, अगर मान लीजिए कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन, डायरेक्टर, तो उनकी जो सिटिंग फीस होंगी प्लस जो उनकी सैलरी होगी, कंपनी को वैसे ही पे करनी पड़ती है। ये था आपका टॉपिक कंपनसेशन का जो हुआ खत्म। सर